नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की या फिर उत्तर वैदिक कालीन जीवन की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझा था और समझने का प्रयास भी किया था। इसी तरह आज हम इसकी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, जिसके लिए हम कुछ विशेष पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा पॉइंट है विवाह और स्त्रियों की दशा, तीसरा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था, चौथा पॉइंट है आश्रम व्यवस्था, पांचवा पॉइंट है वेशभूषा, छठवां पॉइंट है पुरुषार्थ और सातवां है सामाजिक जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता भोजन और पेय के बारे में। तब एक एक पॉइंट्स के बारे में हम धीरे धीरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम हड़प्पा काल से देखें तो हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उसके बाद जब पूर्व वैदिक काल में देखें या फिर ऋग्वैदिक काल में देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुत्रियों के जन्म को शुभ भी माना जाता था और किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं थी कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रियों को निगलेक्ट कर देना या फिर उनको नकार देना, ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो पूर्व वैदिक काल में भी थी, मगर उसके साथ साथ पुत्रियों को भी विशेष आदर का पात्र समझा जाता था। मगर यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार रह गया। परिवार का मुखिया जो था वह प्रधान था, वह किसी भी तरीके से किसी से दबने वाला तो था ही नहीं। मगर यहाँ पर महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो गई और यहाँ पर उसकी चरम आकांक्षा हम देखते हैं, यहाँ पर चरमोत्कर्ष हो जाता है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति का। इसीलिए हमने यहाँ पर स्त्रियों की दशा जो है इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। विवाह की पद्धतियाँ तो ठीक ही हैं, स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जैसा कि हम आजकल जानते हैं कि स्त्रियों का ही युग है और स्त्रियों को समानता का अधिकार मिलने के लिए वो काफ़ी जोर लगा रही हैं और मिलना भी चाहिए। इसलिए हम स्त्रियों की स्थिति पर विशेष यहाँ पर हर पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं। हर किसी टॉपिक में हम स्त्रियों की दशा के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जानते हैं। पहले विवाह के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर अंतरजातीय विवाह पद्धति चालू थी। जैसा कि हम सब अब जानते हैं कि यहाँ पर 4 वर्ण आ गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मगर तब भी यहाँ पर उपरोक्त 3 वर्ण या फिर अभिजात्य वर्ग जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और उसके बाद सेकेंडरी वर्ग जिसे हम वैश्य कहते हैं, उनकी शादी शूद्र वर्ग से होना यहाँ पर नहीं हो पाता था संभव। यहाँ पर शूद्रों से छुआछूत की तरह व्यवहार किया जाने लगा था, उन्हें निगलेक्ट किया जाने लगा था। उनके रहने की स्थिति भी घर से दूर या फिर अपने कबीले या समाज से दूर एक अन्य जगह पर उनके रहने की स्थिति यहाँ पर डिसाइड की जाती थी। इसलिए यहाँ पर अंतरजातीय विवाह में भी उपरोक्त 3 वर्ण अपने इच्छानुसार एक दूसरे से विवाह कर सकते थे। यहाँ तक वो भी समजातीय विवाह में ही विश्वास रखते थे, परंतु फिर भी शूद्रों से विवाह को यहाँ पर निंदनीय माना गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियां या दासियां, अब दासियां यहाँ पर क्यों किए हैं? क्योंकि आर्य जो थे वह युद्ध में माहिर थे, तो निश्चित तौर से अनार्य कबीलों पे यहाँ पर आक्रमण करने के बाद जो भी स्त्रियां विजित की गई हैं या फिर जो भी दास उन्हें प्राप्त हुए हैं उनमें स्त्रियां भी निश्चित तौर से थी। तो वह अपना गुजारा करने के लिए जो है उच्च वर्ग के यहाँ अनाज की पिसाई, कुटाई और बाकी सब छोटे मोटे काम को देखती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा गिर गई है। यहाँ पर हमारे कुछ वैदिक ग्रंथ भी यहाँ पर इसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे ऐतरेय के अनुसार पुत्र परिवार का रक्षक होता है, वहीं पुत्रियाँ जो है वह दुख का मूल कारण मानी गई है। यह ऐतरेय कहता है, हम नहीं कहते हैं। इसके अलावा मैत्रेयी संहिता के अनुसार कहा जाता है कि जुआ और शराब से उसकी तुलना कर दी गई है। अर्थात जिस प्रकार जुआ और शराब इंसान या मानव के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी यहाँ पर दुर्गुण के रूप में मानी गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरह उत्तर वैदिक काल में एक विवाह पद्धति अनिवार्य थी, एक विवाह पद्धति ही चालू थी, यहाँ पर बहुविवाह पद्धति देखी गई। क्योंकि उच्च वर्ग या अभिजात्य वर्ग अपनी शक्ति को संकलित करने के लिए और उनका प्रसार करने के लिए अनेक जगहों पर अपने शादी संबंध स्थापित करता था। इसलिए यहाँ पर बहुविवाह पद्धति देखी गई, जिसमें एक पटरानी और बाकी अन्य रानियाँ होती थी, या फिर एक ही जो पहली विवाह होता था उनको महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर कई वैदिक संहिताओं से कन्याओं को बेचने व दहेज जैसी कुप्रथाओं के भी साक्ष्य मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर दयनीय होती जा रही है
और अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुकी है दयनीयता की। अब यहाँ पर हमारे तीसरे पॉइंट पर देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि पुरुषोक्त मंडल है, यहाँ पर 4 वर्णों का उनकी बात की गई है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की बात की गई है जो वहाँ पर कर्म प्रधान थे। अब यहाँ पर पैतृकता के अनुसार आने लगेंगे। अब यहाँ पर जन्म और वंश के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का विभाजन होने लगेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि श्रेष्ठ वर्ग थे, अभिजात्य वर्ग थे, वह उत्पादन में नियंत्रण रखते थे। उत्पादन में नियंत्रण इसलिए रखते थे क्योंकि शक्ति और संपन्नता उन्हीं के पास थी, इसीलिए उपभोग भी वही कर सकते थे, इसलिए उत्पादन में नियंत्रण करते थे। जिस चीज़ को वो उपभोग करेंगे उसी चीज़ का उत्पादन अधिक होगा, निश्चित सी बात है। इसके अलावा वैश्य और शूद्र वर्ग, जिसे उत्पादक वर्ग भी यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि यही इनकी आवश्यकताओं का उत्पादन करते थे और ये उत्पादन के पश्चात इस चीज़ का उपभोग करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार भी यहाँ पर होने लगे थे, परंतु ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का ही उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पर शूद्रों का और अंत में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार में शामिल होना वर्जित हो गया था। अर्थात शूद्र और महिलाएं जो थी वह अब उपनयन संस्कार में भाग नहीं ले सकती थी, अर्थात उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसके अलावा हम अपना चौथा पॉइंट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था। अब यहाँ पर आश्रम व्यवस्था क्या कहलाता है, ये खुद अपने आप में 3 नंबर का मेंस का क्वेश्चन है। तो आश्रम व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा सिंपल सी है। मानव जीवन को 100 वर्ष का आधार मानकर प्रत्येक 25 वर्ग के अनुसार एक आश्रम व्यवस्था को विभाजित किया गया है, यही आश्रम व्यवस्था कहलाता है। जिसमें देखते हैं हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सॉरी, यहाँ पर वानप्रस्थ लिखा है, वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ अर्थात वन की ओर गमन। पहले 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन, 25 से 50 जो है वह अपने गृहस्थ जीवन का पालन, उसके बाद 50 से 75 वर्ष के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद सभी इच्छाओं, काम को, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर संन्यास की ओर यहाँ पर किया जाता था, जो कि 75 प्लस उम्र के व्यक्तियों के लिए होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि घूमकर उपदेश देने वाले सन्यासियों को परिव्राजक कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, इनके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में हम जरूर डिस्कस करेंगे इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वीडियो के अंत में होंगे। इसके अलावा हम 5वां पॉइंट देखते हैं, वेशभूषा। तो हम पहले भी जानते हैं कि अंग वस्त्र है ना, इन सब का उपयोग होने लगा था। अब यहाँ पर उनके साथ साथ पगड़ी, शॉल और कंबल जैसे वस्त्रों का भी उपयोग होने लगा था। जैसा कि हम अपने आर्थिक मतलब आने वाले वीडियो में जो कि आर्थिक व्यवस्था के ऊपर होगा, हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि भेड़ों का भी पालन होने लगा था, इसलिए निश्चित तौर से शॉल और कंबल जैसी वस्तुएं भी यहाँ पर प्राप्त होने लगी। इसके अलावा अब यहाँ पर पुरुषार्थ के बारे में वैदिक संहिताओं में, वेदों में और धर्म ग्रंथों में लिखा जाने लगा। हालांकि यह उनके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था और उनके नैतिक चरित्र को बनाए रखने और उनका उत्थान करने में भी जरूरी था, इसलिए किसी प्रकार से गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ थी। पुरुषार्थ को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हम अपना 7वां पॉइंट देखते हैं, तो भोजन और पेय। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में या किसी भी जीवन का मूलभूत आधार जो है वह भोजन और पेय ही है। जिस तरह कहा गया है कि पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, तो इसी तरह होता है कि पानी के बिना या पेय पदार्थ के बिना किसी भी तरीके का कोई भी निर्वाह संभव नहीं है। तो यहाँ पर पानी और भोजन तो ठीक है, हम जानते हैं कि पानी सबसे कीमती वस्तु है और हमारे लिए सबसे अधिक मस्ट है, मगर हम यहाँ पर देखते हैं भोजन में जिस तरह अभिजात्य वर्ग में ब्राह्मण को अगर हम आधार माने तो यहाँ पर वह शाकाहारी भोजन लेता था। उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग ये मांसाहार का भी भक्षण करते थे, अर्थात वह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग था, धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठानों में लगा होने के कारण अपने आप को शारीरिक शुद्धि को मानते हुए यहाँ पर उसने शाकाहार का पालन किया है। इसके अलावा हम पेय पदार्थों में देखें तो पेय पदार्थ में जिस तरह कहा गया है नवा मंडल में ऋग्वेद के सोमरस या सोम देवता के बारे में, इसी तरह यहाँ पर इनका प्रसिद्ध पेय जो हो गया था वह सोम हो गया था। इसके अलावा दूध और बाकी सब जो कि जानवरों से प्राप्त होता है
इसमें मुख्यतः मक्खन, घी, दूध इन सब का भी प्रयोग होने लगा था। तो दोस्तों इसी के साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सामाजिक व्यवस्था का जो टॉपिक है वह संपन्न होता है। अब हम यहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहली बात पितृसत्तात्मक परिवार हो गया था। दूसरी बात स्त्रियों की दशा में हम देख सकते हैं अंतरजातीय विवाह निम्न में से किन में नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो निश्चित तौर से अंतरजातीय विवाह शूद्रों में मान्य नहीं था। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण या फिर कहा जाए किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पुत्र परिवार का रक्षक है या फिर पुत्रियों को दुख का मूल कारण माना गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार इसे पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। इसी के अनुसार हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, मैत्रेयणी संहिता के अनुसार जुआ व शराब के समकक्ष स्त्रियों को माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एकल विवाह पद्धति से यहाँ पर ट्रांसफरेबल होकर बहुविवाह पद्धति की ओर समाज अग्रसर हो रहा है। तो बहुविवाह पद्धति भी निश्चित तौर से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा दहेज प्रथा के साक्ष्य, कन्याओं को बेचने के साक्ष्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हम वर्ण व्यवस्था में देखें तो सबसे पहले इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? तो पहली बात तो 4 वर्ण थे। अगर अंक गणितीय क्वेश्चन आता है तो आपको 4 में टिक मारना है। इसके अलावा आपको ये चारों नाम भी याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखने लायक क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम में अपनी प्रकृति को कठिन कर दिया गया तो यह पूछ सकता है निम्नलिखित में से उत्पादक नियंत्रक वर्ग कौन था जो कि उत्पादन में नियंत्रण करता था? तो हम बोलेंगे यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग जो था वह उत्पादन में नियंत्रण करता था। यूपीएससी लेवल के एग्जाम या फिर यूपीपीएससी लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं निम्न में से दोनों या दोनों ही नहीं या कोई एक, है ना, ऐसा। इसके अलावा हम देखते हैं उत्पादक वर्ग जो था वह कौन था? तो वैश्य और शूद्र। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनयन संस्कार में शामिल होने का अधिकार किसे नहीं था? तो शूद्र और स्त्रियों को अधिकार नहीं रह गया है, इसलिए यह भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर इनकी संख्या याद करनी पड़ेगी अंकगणितीय रूप में। कभी कभी अगर आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन देता है तो सिर्फ आपसे 1 2 3 4 पूछता है, तो आपको याद रखना है ये 4 हैं। इसके बाद क्रमशः इनके नाम भी याद रखने हैं और यह किस से किस उम्र तक पालन किए जाते थे, है ना। 25 वर्ष का अंतराल मानकर इन्हें पालन किया जाता था, तो निश्चित तरीके से ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नया क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये लाया है कि परिव्राजक किसे कहा जाता था? तो घूमकर जो सन्यासी अपना उपदेश देते थे उन्हें परिव्राजक कहा जाता था। इसके अलावा वेशभूषा में कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ में सबसे पहले हमको इनकी अंकगणितीय गणना याद करनी पड़ेगी कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। इसके अलावा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह सभी प्री के 3 नंबर के क्वेश्चन तो सेपरेट हैं ही। यह प्री में भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है या निम्न में से कौन पुरुषार्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा भोजन और पेय में आपको याद रखना है सोमरस इनका मुख्य पेय हो गया है। ब्राह्मण जो हैं वह शाकाहारी हैं अभी भी, और बाकी के 3 जो हैं वह मांसाहार और शाकाहार जो भी उनकी इच्छा थी वह कर सकते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सामाजिक व्यवस्था का पॉइंट खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अधिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा और आपके उपयोग भी आएगा। हमने यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट भी रखे हैं और खासकर स्त्रियों की दशा के बारे में विशेष चर्चा की है जो कि आगामी परीक्षाओं में अब आपके लिए काम में आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितने से जितने आपके दोस्त और सहपाठी हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।